नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसके अनुसार एक्स किरणों के दो गुण तथा दो उपयोग लिखिए। तो एक्स किरणों के दो गुण क्या हो सकते हैं? यह परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण, इन घटनाओं को ये क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो हमने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 15 है यह परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण की घटना को प्रकट करती है। अर्थात एक्स किरणों में भी यह घटनाएं पाई जाती हैं। तो पहला इसका गुण ये हो गया। दूसरे गुण की बात करें तो जो एक्स किरणें होती हैं, क्योंकि इसमें गुण और उपयोग दो चीजें आपसे पूछी गई है, तो एक्स किरणों के यदि दूसरे गुण की बात करी जाए तो हम कह सकते हैं यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। और यह तो हमारे क्या हो गए? दो गुण आ गए। यह दोनों गुण हैं। और यदि कुछ और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यह एक सरल रेखा में चलती है। और सरल रेखा में हमें कैसे पता चलता है एक्स किरणों का? कि यदि इनके मार्ग में कोई हम हल्का सा कोई छल्ला या कोई रिंग डाल दें तो यह क्या करती है? उसकी छाया उत्पन्न करती है। इससे पता चलता है कि यह किरणें सरल रेखा में चलती हैं। तो यह हमारे क्या हो गए? गुण। अब बात आती है उपयोग की। तो हम जानते हैं एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है। जब किसी व्यक्ति के यदि कोई हड्डी कहीं ब्रेकेज हो जाए तो उसको एक्सरे की सहायता से उसकी जानकारी को प्राप्त किया जाता है। अथवा हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के शरीर में कहीं पर कोई यदि पथरी है, स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सरे की सहायता से उसको ज्ञात किया जा सकता है। तो लिखते हैं चिकित्सा क्षेत्र में अस्थि भंग तथा हमने दूसरा आपको बोला पथरी की जानकारी के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा हम कहें तो लिख सकते हैं विज्ञान में क्रिस्टल की संरचना की जानकारी हेतु, यानी कि विज्ञान में यदि क्रिस्टल की संरचना की आपको जानकारी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर की, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। तो यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15, एक्स किरणों के दो गुण तथा दो उपयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एक लेंस के पदार्थ का पीले तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 1.56 तथा 1.53 है। तो हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 16। पीले तथा लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, तो पीले के लिए हो गया, अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं, ny, और nr के मान हमें दे दिए हैं 1.56 और 1.53, 1.56 1.53। यदि पीले रंग के लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, यानी कि पीले यानी कि fy कितनी दे दी? 20 सेंटीमीटर हो, तो कहते हैं लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? fr का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें जिस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, हम उस सूत्र को लिखते हैं पहले। चूंकि हम जानते हैं 1/f बराबर होता है n-1
1/r1 माइनस 1/r2। तो पीले रंग के लिए लिखेंगे था, पीले रंग के लिए तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/fy बराबर, ये हो जाएगा ny माइनस 1 और साथ में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। मान लेते हैं ये समीकरण है 1। इसी प्रकार लाल रंग के लिए देखते हैं, सूत्र क्या होगा, 1/fr बराबर nr माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे रहे हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो भाग दें तो यह आ जाएगा 1/fy बटे 1/fr बराबर, इधर आ जाएगा ny माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 बटे, नीचे आ जाएगा nr माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए 1/r1 1/r2 ये पूरा पद सेम है, 1/r1 माइनस 1/r2 अंश में भी है, 1/r1 माइनस 1/r2 हर में भी है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये fr ऊपर चल जाएगा और fy नीचे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा fr बटे fy बराबर आ जाएगा ny माइनस 1 बटे nr माइनस 1। अब यदि वैल्यू पुट कर दी जाए, लेकिन हमें तो fr का मान चाहिए, तो fy की यहाँ गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे fr बराबर ये हो जाएगा ny माइनस 1 इंटू fy बटे nr माइनस 1। वैल्यू पुट करें तो ये आ गया fr बराबर ny का मान है 1.56 माइनस 1 इंटू fy का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे मल्टीप्लाई 20 अपॉन nr का मान है 1.53, तो लिखेंगे 1.53 माइनस 1, nr का मान 1.53 माइनस 1, तो ये आ गया fr बराबर 1.56 में से 1 को घटाएंगे तो 0.56 मल्टीप्लाई 20, यहाँ घटाएंगे तो 0.53 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो fr का मान निकल के आता है वो आता है 21.13 सेंटीमीटर, यानी कि लाल रंग के लिए जो फोकस दूरी होगी वो 21.13 सेंटीमीटर के बराबर होगी। और इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा वाला पार्ट, जिसमें कहता है निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या है, इनका निवारण कैसे किया जाता है। तो करते हैं इसको। यह है क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा पार्ट है, ये अथवा वाला पार्ट है। तो सबसे पहले ये कह रहा है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता क्या है, तो समझते हैं इनका निवारण कैसे होगा। पहले समझते हैं निकट दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि मानव नेत्र का वह दोष जिसमें कि हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अर्थात हमारे नेत्रों की एक एडजस्टमेंट पावर है जिसके कारण हम निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुओं को स्पष्टतया देख पाते हैं। निकट की वस्तुएं जो होती है वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में यदि कोई वस्तु रखी जाए और मानव के नेत्र यदि स्वस्थ हैं तो हम कहेंगे वह वस्तु आसानी से आपको दिखाई देगी और स्पष्ट दिखाई देगी। इसी प्रकार इस बिंदु को हम कहते हैं निकट बिंदु। और इसी प्रकार अनंत पर यदि कोई वस्तु है तो वह हमें, अनंत मतलब दूर पर कोई वस्तु रखी है तो वह हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो उसको हम कहते हैं कि वह हमारा अनंत बिंदु है। तो यदि किसी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष आता है तो उसे निकट की वस्तुएं तो पास दिखाई देगी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को साफ दिखाई देती है, लेकिन अनंत पर जो बिंदु है वह उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वो थोड़ा आगे खिसक जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष।
और यह इसलिए उत्पन्न होता है कि जैसे हम मानव नेत्र बनाएं, ये हमने मानव नेत्र बनाया, ये आप इस तरीके से इसको ऐसे करके बना सकते हैं। ये हमने मानव नेत्र बनाया और इसके मान लेते हैं हमें यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बनता है। लेकिन यदि जिस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा तो उसके लिए वस्तु का प्रतिबिंब यहां नहीं बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लेते हैं यह हम मुख्य अक्ष ले लेते हैं और यहां से कोई वस्तुएं आती हैं, इस प्रकार से कोई प्रकाश किरण आ रही है और मानव नेत्र से अपवर्तन के पश्चात वो यहां पर फोकस हो जाती है। इसका अर्थ है कि यहां पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा। क्योंकि यह पीछे नहीं बन रहा है तो हम कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब क्योंकि रेटिना पर नहीं बन रहा है इसलिए यह प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा। और ये प्रकाश किरणें कहां से आ रही है, हम कह रहे हैं अनंत से आ रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि व्यक्ति के नेत्र पर दोष आ गया। अब हमने परिभाषा दी कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। यह इस शब्द के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल विपरीत है। तो यदि हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझें तो हम कहेंगे इसको निकट दृष्टि दोष इसलिए कहा जाता है कि जिस स्थान पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था यह उससे पहले ही बन जाता है, यानी कि नेत्र के समीप बन जाता है, नेत्र के निकट बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस दोष का निवारण कैसे किया जाए। तो दोष तो यह हो गया, अब निवारण कैसे किया जाए। निवारण करने के लिए यदि यह किरणें, ये जो प्रकाश किरणें जा रही है जो कि इस स्थान से जा रही हैं, यदि ये थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ जाए, किनारे की तरफ मुड़ जाए, तो हम कहेंगे कि यह जो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह कहां बन जाएगा, थोड़ा पीछे बनेगा। तो हम क्या करते हैं, कभी यदि किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो इसका नेत्र में कोई दोष आ गया हो, जब वो नेत्र की जांच कराने जाता है तो जांच करने वाला व्यक्ति उसको एक चश्मा पहना करके, जिसमें कि लेंस नहीं लगे होते, उसमें अलग अलग पावर के लेंस डालते चले जाते हैं और जहां पर व्यक्ति कह देता है कि हाँ मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वहां पर वो क्या करते हैं, उस लेंस की उस लेंस की जो पावर होती है उसे देख लेते हैं कि इसके लिए कितने पावर वाले लेंस की आवश्यकता है। वो तभी होता है जब वस्तु का प्रतिबिंब ठीक कहां बन जाए, रेटिना पर बन जाए। तो इसको समझते हैं। हमने कहा तो कैसे करेंगे, यदि हम इस दोष का निवारण करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं प्रकाश किरणें बाहर की तरफ मुड़े। तो बाहर की तरफ मुड़ने के लिए इसके लिए तरीका यह है कि हम इससे पहले एक अवतल लेंस लगा दें। और आप जानते हैं अवतल लेंस किरणों को बाहर की तरफ मोड़ता है, यानी कि ये किरणें जो यहां से यहां तक आई थी, अब अवतल लेंस के कारण यहां से ये ऐसे मुड़ जाती है बाहर की तरफ, और इधर की ओर से भी ये किरणें कहां मुड़ जाएंगी, बाहर की तरफ मुड़ जाएंगी। अब ये बाहर किनारों की तरफ आ गई, किनारों की तरफ, नेत्र लेंस के किनारों की तरफ जो नेत्र लेंस की मोटाई है वो है कम, यहां पर भी कम है, यहां पर भी कम है, जबकि बीच पे मोटाई क्या है, ज्यादा। तो अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब यह जो प्रतिबिंब बनेगा वो ठीक इस बिंदु पर बनता है। तो हम किस प्रकार का लेंस लगाते हैं निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए, ये होता है हमारा अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अरे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण हो सकता है, इसका कारण हो सकता है कि हमारा जो नेत्र लेंस है, ये वाला लेंस, यह थोड़ा सा क्या हो जाए, हम कह सकते हैं थोड़ा सा इसकी वक्रता बढ़ जाए। इसका अर्थ है ये थोड़ा सा बीच से मोटा हो जाए। इसकी जो वक्रता है, ये किनारे की गोलाई वाली जो रेखाएं हैं, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता यदि बढ़ गई तो हम कहेंगे बीच से लेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वो पहले ही क्या कर देगा, इसको फोकस कर देगा। या दूसरा हम कह सकते हैं, एक दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ये जो पूरी हमारा अंदर का अरेंजमेंट है नेत्र का, ये थोड़ा सा ऐसे करके लंबाई में आ जाए, ऐसे करके दब जाए, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जो बिंदु यहां पर था वो बिंदु क्या हो जाएगा, पहले ही आ जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष का क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया। इसका निवारण कैसे किया जाता है, दोष के क्या कारण हैं, ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं दूर दृष्टि दोष को। अगला पॉइंट आता है हमारा दूर दृष्टि दोष। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जब
मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। और इसमें क्या होता है? ठीक इसी प्रकार से हम नेत्र लेंस बना रहे हैं। ये हमने एक नेत्र लेंस बना दिया और यह मानव नेत्र बना दिया। ये मानव नेत्र बना दिया। अब ये हमने इसकी एक मुख्य अक्ष बना दी। अब हमने कहा यदि प्रकाश किरणें इस प्रकार से आई, इस प्रकार से आई, इस प्रकार से आती हैं और यह नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह पीछे फोकस हो जाए, इस बिंदु पर कहीं पर फोकस हो जाए, यहां पर फोकस हो जाए, तो हम कहेंगे क्योंकि यह यहां रेटिना पर इसको फोकस होना चाहिए था, ये यहां पर फोकस नहीं हो पाई है, इसलिए नेत्र को जो वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगा वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। और इसे दूरदृष्टि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है ये इस मानव नेत्र के लेंस से अधिक दूरी पर बन रहा है, जहां पर उसे बनना चाहिए उससे ज्यादा दूरी पर बन रहा है, इसलिए इसको नाम देते हैं दूरदृष्टि दोष। जबकि इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन समीप की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो यह हमारा क्या हो गया? दूरदृष्टि दोष। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका कारण यह हो सकता है कि हमारा जो ये नेत्र लेंस है ये थोड़ा पतला हो जाए, इसकी वक्रता त्रिज्या हम कह सकते हैं किनारों की तरफ से यदि पतला हो जाए, यदि फैल जाए लंबाई में, तो हम कहेंगे यह दूरदृष्टि दोष उत्पन्न करता है। इसके अलावा यह हमारा जो ग्लोब है, यह वाला ग्लोब थोड़ा सा सिकुड़ जाए नेत्र का, यदि सिकुड़ जाएगा तो जो बिंदु यहां पर था वो कहां पहुंच जाएगा? पीछे पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से इसके कारण हो सकते हैं। अब निवारण कैसे किया जाए? तो निवारण करने के लिए आप चाहते हैं कि यह यहां पर फोकस हो जाए। यहां पर फोकस करने के लिए इन किरणों को, जो नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के किरणें आ रही है, इनको पहले ही फोकस हो जाना चाहिए। तो इस कार्य के लिए हम क्या करते हैं कि मानव नेत्र से पहले एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। इस प्रकार से एक उत्तल लेंस लगा दिया। अब यह उत्तल लेंस इन आने वाली किरणों को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ देता है। यहां पर मोड़ दिया इसने, यहां से आने वाली किरणों को यहां पर मोड़ दिया और यह किरणें मानव नेत्र से अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर आकर के ठीक यहां पर आकर के मिल जाती है और इस प्रकार से इस दूरदृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। तो ये कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? ये हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब हमारा अगला है रेडियोएक्टिव पदार्थ। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु से क्या अभिप्राय है? तो रेडियोएक्टिव की पदार्थ की अर्ध आयु का अर्थ होता है कि कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ जितने समय अंतराल में अपनी प्रारंभिक मान का आधा रह जाता है, उस समय अंतराल को उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल कहते हैं। तो लिख लेते हैं परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 17, यह है अर्ध आयु। तो क्या कहा हमने? जितने समय अंतराल में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी या अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाए, उसे उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु या अर्ध आयु काल भी कह सकते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। इसे सामान्यतः कैपिटल टी से
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया है, तो मैक्सिमम जगह से कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये आगे पूछ रहा है कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 वर्ष है, तो हमें क्या दे दिया, टी बराबर हमें दे दिया 60 वर्ष। यह कितने समय पश्चात घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाता है। तो मान लेते हैं, लिखते हैं माना प्रारंभिक मात्रा बराबर है n0 और शेष रह जाता है, शेष रह जाता है, कितना रह जाता है शेष, n0/16, प्रारंभिक मान का 1/16 रह जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, समय को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसे, हम जानते हैं चूंकि हमारा सूत्र होता है n बराबर n0 1/2 की घात होता है n, तो चूंकि n का मान n/16 है, n0/16, तो n0/16 बराबर n0 1/2 की घात हो गई n। इस n0 को इधर ले आए तो ये हो गया n0 गुणा 16 बराबर 1/2 की घात क्या हो गई n। n0 से n0 कट गया, ये आ गया 1/16 बराबर 1/2 की घात क्या आ गई n। तो इसे हम 1/16 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 बराबर 1/2 की पावर यहाँ है n। इसका अर्थ है दोनों की यदि तुलना करें तो n बराबर कितना आ गया 4, और n क्या है, n का मान 4 है, n है अर्ध आयुओं की संख्या। तो लिखेंगे अतः समय अंतराल, समय अंतराल बराबर हो जाएगा अर्धायु यानी कि t और अर्धायुओं की संख्या यानी कि n। तो t का मान आ गया हमारा 60 वर्ष और अर्धायुओं की संख्या कितनी 4, तो यह आ गया 240 वर्ष। इसका अर्थ हुआ वह रेडियोएक्टिव पदार्थ जिसकी अर्धायु 60 वर्ष है, यह 240 वर्ष बाद अपने मूल मात्रा या प्रारंभिक मान का 1/16 भाग रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, व्योम तरंग संचरण तथा आकाश तरंग संचरण में अंतर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो दो चीजें हैं इसमें, व्योम तरंग, व्योम तरंग, और दूसरी हम कह सकते हैं यह है आकाश तरंग, आकाश तरंग। देखिए जो हमने आपको चैप्टर में बताए थे कि पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं हमारे अलग अलग प्रकार के मंडल होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पृथ्वी के समीप, ये हम मान ले क्षैतिज है, तो इससे ऊपर जो पहला हमारा ये मंडल आता है इसको हम नाम देते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इसके बाद जो दूसरा मंडल आता है इस वाले को नाम देते हैं समताप मंडल। इसके ऊपर भी एक मंडल आता है, इसे कहते हैं मध्य मंडल, और सबसे ऊपर जो होता है ये हमारा होता है आयन मंडल, आयन मंडल। तो जो व्योम तरंगे होती हैं यह आयन मंडल से परावर्तित होकर के आती हैं। तो लिखेंगे यह आयन मंडल से परावर्तित होकर आती है, अर्थात इनका जो संचरण है वो आयन मंडल के द्वारा होता है, किसका, व्योम तरंगों का। जबकि जो आकाश तरंगे होती हैं ये क्षोभ मंडल के द्वारा आती हैं। तो लिखेंगे इनका संचरण क्षोभ मंडल द्वारा होता है। और इन आकाश तरंगों को हम दृष्टि तरंग भी कहते हैं, अर्थात ये बिल्कुल सीधी रेखा पर चलती है। ये जो कौन सी होती है, आकाश तरंगे। अब आती है पहला अंतर, तो हम कह सकते हैं इनमें ये है। दूसरा कहें तो यह जो तरंगे होती है, व्योम तरंगे होती है, ये इतनी अधिक विश्वसनीय नहीं होती। तो लिखेंगे इनकी विश्वसनीयता कम होती है, कम होती है। जबकि जो आकाश तरंगे होती है यह
व्योम तरंगों से अधिक विश्वसनीय होती हैं, विश्वसनीय होती है। तो इस प्रकार से हम व्योम तरंगों को और आकाश तरंगों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनमें अंतर लगा सकते हैं। हमने कहा कि जो व्योम तरंगे होती हैं वो आयन मंडल से परावर्तित होकर के आती हैं, जबकि आकाश तरंगे जिन्हें हम क्षोभ तरंगे भी कहते हैं या जिन्हें दृष्टि तरंग भी कहते हैं, दृष्टि रेखा तरंग भी कहते हैं, यह इस क्षोभ मंडल से परावर्तित होकर के पहुंचती है। तो इस प्रकार से हम इन्हें समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसके अनुसार वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है? गॉस प्रमेय का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। तो पहला इसका है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। हम कहें कि यदि किसी स्थान पर कोई वैद्युत क्षेत्र है और वहां पर एक ऐसा पृष्ठ रखा जाए जो कि उस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तो उस पृष्ठ में से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो डायग्राम से समझ लेते हैं। हमने कहा क्या चीज कह रहे हैं हम? वैद्युत फ्लक्स। हमने कहा ये एक पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ से गुजरने वाली या इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। और वैद्युत फ्लक्स को हम प्रदर्शित करते हैं सामान्यतः फाई से। वैद्युत फ्लक्स हमारा होता है फाई, और इसका फाई बराबर हम लिखें, ये पृष्ठ के समाकलन के रूप में लिखें तो ये होता है E/ds के बराबर होता है। और वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है ये होता है वेबर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? वेबर। तो ये वैद्युत फ्लक्स हो गया। सेकंड है गॉस प्रमेय का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। तो गॉस प्रमेय हमारी क्या कहती है? अगला है हमारा गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद वक्र से, वक्र भी नहीं बोलेंगे, पृष्ठ बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट है, कथन है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला अभिलंबवत वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स कितना होता है हमारा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई बराबर होगा Q/ε0 के। और Q बराबर फाई बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन E/ds के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समाकलन, पृष्ठीय समाकलन है, ये हो गया E/ds बराबर होगा Q/ε0 के। तो आप इनमें से कोई सा भी एक फार्मूला लिख सकते हैं। तो गॉस प्रमेय भी हो गया और उसका हमारे पास गणितीय रूप हो गया। ये क्या है? उसका गणितीय रूप है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 था। अब हम क्वेश्चन नंबर समझ रहे हैं 20। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ है जब किसी कुंडली तथा किसी चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति का अर्थ है या तो कुंडली को चुंबक की तरफ ले जाया जाए या
चुंबक को कुंडली की तरफ ले जाया जाए अथवा दोनों को हम गति करवाएं एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर, कुछ भी, तो यहां पर शब्द आता है जब किसी कुंडली और किसी चुंबक के बीच कोई अपेक्षिक गति होती है तो उस क्षण उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि वह कुंडली किसी बंद परिपथ से जुड़ी हुई है तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हुए वे विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा इसके कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो एक बार दोबारा बता रहे हैं कि जब किसी कुंडली और किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो तो इससे उस कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब यहां पर एक कंडीशन आती है कि यदि यह कुंडली किसी बंद परिपथ से जुड़ी हो तो कुंडली में एक वैद्युत धारा बहने लग जाती है, अर्थात ये प्रेरित विद्युत वाहक बल एक धारा उत्पन्न करता है और इस धारा को हम क्या नाम देते हैं? प्रेरित धारा नाम देते हैं। और इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। तो पहला जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा। सेकंड है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। तो फैराडे ने दो नियम दिए थे। फैराडे का पहला नियम कहता था कि जब किसी कुंडली तथा किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के परिणाम स्वरूप कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, और यदि कुंडली बंद परिपथ से जुड़ी है तो एक जो प्रेरित धारा बहती है यह उस क्षण तक ही बहेगी, या प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक ही उत्पन्न होगा जब तक कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो रही है। जैसे ही कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हम कहें रुक जाती है, इनके बीच में दूरी में कोई परिवर्तन न हो, कोई अपेक्षिक गति ना हो, तो उसी क्षण प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ था वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इस नियम को हम कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम। तो हमने क्या कहा? दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जब किसी कुंडली और किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, यह तब तक ही परिपथ में उत्पन्न हुई भी रहती है, तब तक ही उपस्थित होती है जब तक कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो रही है। जैसे ही कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति रुकती है या बंद होती है, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हमारा कहता है, दूसरा नियम हमें कहता है कि जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है या उसके अनुक्रमानुपाती होता है। दोबारा बता रहे हैं, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होने से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या है? यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये अनुक्रमानुपाती होगा हमारा। किसके होगा? हम कह सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होगा। और यह किसके बराबर होगा? ऋणात्मक दर के। तो अनुक्रमानुपाती का निशान हटाने पर जो कांस्टेंट ले यदि उसका मान 1 हो हम इस पद्धति में, तो हम लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन, तो ई बराबर हमारा निकल गया माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यह भी हमारा क्या हो गया? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का ये दूसरा नियम कहलाता है। अब बात आती है इसमें माइनस निशान का क्या अर्थ है? इसमें माइनस निशान यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वह हमेशा फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। जो फ्लक्स की जो परिवर्तन दर है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या डी फाई अपॉन डी टी, इसके परिवर्तन जो ये फ्लक्स है इसके परिवर्तन की दर का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल।
और साथ ही हम जानते हैं जो प्रेरित धारा होती है वह भी धारा ऐसी होती है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है या अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। यह तो तब की स्थिति है यदि इस कुंडली में जिस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसमें केवल एक फेरे हों। यदि कुंडली में n फेरे हों तो यहां लिखते हैं यदि कुंडली में n फेरे हों, यदि n फेरे हों तो यही प्रेरित विद्युत भाग बल हो जाएगा माइनस डेल्टा n इंटू फाई अपॉन डेल्टा टी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर माइनस n इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। जैसे आप लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं, जहां n क्या है, फेरों की संख्या, कितने टर्न उसमें लगाए हुए हैं। और यदि हम कहें कि ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यदि इसका मात्रक वेबर पर सेकेंड में लिया जाए, फ्लक्स में परिवर्तन क्या है, डेल्टा फाई, जो हम जानते हैं फ्लक्स का हमने मात्रक आपको बताया था, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो फ्लक्स में परिवर्तन का मात्रक हो गया वेबर पर सेकेंड। तो इस स्थिति में जो प्रेरित विद्युत भाग बल है इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वोल्ट होता है। किसका मात्रक, ई का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के दोनों नियमों को समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा वाला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा पार्ट है, ये अथवा। इसको करते हैं। इसके अनुसार एक 50 वाट, तो वाट दिया है यानी कि क्या दे दी हमें, शक्ति दे दी 50 वाट, और 100 वोल्ट के लैंप को, तो वोल्टेज हमें दे दी 100 वोल्ट, और ये दोनों किसके लिए दिया है, लैंप का दिया है, को 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की विद्युत मेंस। अब हमें विद्युत मेंस दे दिया, ये है विद्युत मेंस, और विद्युत मेंस में हमें दिया है हर्ट्ज यानी कि आवृत्ति दे दी। आवृत्ति को मान लेते हैं हम न्यू से प्रतिशत कर रहे हैं, ये हो गया 50 हर्ट्ज, और 200 वोल्ट, वोल्टेज कितनी दे दी, 200 वोल्ट से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमें यह ज्ञात करना है कि जब इनको आपस में जोड़ेंगे, यानी कि इस लैंप को जो कि 50 वाट का है और जिसकी वोल्टेज 100 वोल्ट है, जब इसे 200 वोल्ट वाली 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत मेंस से जोड़ेंगे तो दोनों की वोल्टेज अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, धारा के मान को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिपथ में एक संधारित्र लगा करके जो प्रतिरोध है उसका मान बढ़ाना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है कि वह प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं चूंकि हमारे पास सूत्र होता है P इजिकल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R के, तो यहां से हम निकाल सकते हैं R इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन P के। तो वैल्यू पुट करें तो R इजिकल टू V की वैल्यू कितनी है, 100, तो यह आ जाएगा 100 का स्क्वायर, ये V स्क्वायर है तो 100 गुणा 100 बटे P का मान कितना है 50, तो ये हो गया 50 से काटेंगे 2 बार तो ये आ गया 200 ओम हो गया। अर्थात ये जो लैंप है, इस लैंप का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 200 ओम है। सेकंड, हम यहां पर ये देखते हैं कि इसके भीतर से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो हम सूत्र जानते हैं, चूंकि V बराबर होता है IR, V बराबर होता है IR, तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। वोल्टेज का मान हम जानते हैं 100 वोल्ट है और R का मान कितना है 200, तो कट गया 1/2 आ गया, यानी कि I का मान आ गया 0.5 एम्पियर। इसका अर्थ है इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी धारा बह रही है, ये लैंप कितनी धारा प्रवाहित के लिए बैठा हुआ है, 0.5 एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित हो सकती है। अब हम जिस विद्युत मेंस से इसको जोड़ रहे हैं, उस विद्युत मेंस में जोड़ने पर इसके भीतर से कितनी धारा बहनी चाहिए, 0.5 एम्पियर की धारा बहनी चाहिए। वोल्टेज कितनी दी हुई है, 200 वोल्ट। तो हम पहले निकालेंगे कि उस विद्युत मेंस में जब इसको जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिबाधा कितनी होगी। तो लिखेंगे
आता प्रतिबाधा। देखिए प्रतिबाधा को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं और फॉर्मूला वही होता है, जेड जैसे यहां पर होता है V बराबर आई आर होता है, जैसे यहां पर R होता है वैसे क्या होता है यहां पर जेड, तो जेड बराबर होता है V अपॉन आई। अब वोल्टेज कितनी दी है 200 वोल्ट और धारा का मान कितना है हमने निकाला 0.5, तो दशमलव लगाए 0 हो गया, तो 5 से काटेंगे 5 चौको 20 यानी कि 400 और प्रतिबाधा है तो क्या आ जाएगा ओम। इसका अर्थ है उस परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो कितनी होगी 400 ओम के बराबर होगी। तो हमें परिपथ की प्रतिबाधा तो पता चल गई, पर अब हमें यह ज्ञात करना है, पहले हमें तो संधारित्र जो उसमें जोड़ा है उसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो पहले संधारित्र का देखेंगे कि संधारित्र कितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो हम जानते हैं चूंकि Z बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता था, लेकिन यहां कुंडली तो है नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा केवल एक्ससी का स्क्वायर। हमें तो एक्ससी का मान निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं एक्ससी बराबर अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर इधर है, आर स्क्वायर को इधर ले जाइए, तो जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्सी स्क्वायर का मान जब इतना है तो एक्सी का मान इसके अंडर रूट में आ जाएगा। तो वैल्यू निकालें तो ये जाएगा अंडर रूट, जेड की वैल्यू हमने निकाली है यह है 400, तो 400 का क्या हो गया स्क्वायर माइनस आर का मान हमने निकाला है, आर का मान हमारा आया था कितना 200 ओम, तो ये आ जाएगा 200 का भी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों से पहले कॉमन ले लेते हैं तो ये आसान हो जाएगा। कॉमन जब 100 कॉमन लेंगे तो इसमें भी 100 है इसमें भी 100 है, तो 100 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये किसके बराबर है एक्स सी के बराबर है। तो एक्स सी बराबर 100 का स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 100 और अंडर रूट में आ जाएगा 4 चौक 16 माइनस 2 दूनी 4, यानी कि यह हमारा आ गया, यहां पर लिख सकते हैं एक्स सी बराबर ये आ गया 100 और अंडर रूट में आ गया 16 में से 4 गया यानी कि 12 है। इसको लिख सकते हैं 100 अंडर रूट 4 गुणा 3, तो 4 2 का वर्ग है तो इसे लिख सकते हैं 100 गुणा 2 गुणा अंडर रूट 3, 100 दूनी ये हो गया 200 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का मान रखें तो ये हो गया 200 गुणा 1.732, ये अंडर रूट 3 का मान होता है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एक्सी का मान निकल करके आएगा वह एक्सी का मान आता है 346.4 ओम के बराबर आएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो संधारित्र है वह इतने ओम का प्रतिरोध परिपथ में क्या करेगा उत्पन्न करेगा, ये दूसरे लगाएंगे। तो हमें वह संधारित्र जो इतना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है उसकी धारिता कितनी होगी हमें ये ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं चूंकि एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के होता है और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू इंटू सी के बराबर। हमें तो सी का मान निकालना है, तो सी इधर ले जाइए और एक्सी को नीचे ले जाइए, तो सी बराबर 1 अपॉन 2 पाई न्यू इंटू एक्सी, 1 अपॉन 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा न्यू हमें दी है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो लिखेंगे 50, सी का मान यहां पर ये एक्सी का मान हमने निकाला है 346.4। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा मान निकल के आता है 9.19 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 और ये आ जाता है फैरड में, और इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारा मान आएगा 9.19 माइक्रो फैरड। तो जो हम संधारित्र लगाएंगे उसकी जो धारिता होनी चाहिए 9.19 माइक्रो फैरड के बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसके अनुसार ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर है। पहली बात, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की 2 विधियों के नाम बताइए, केवल नाम बताने हैं आपको। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 21 है। पहला कहना ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर है। देखिए ध्रुवित प्रकाश का अर्थ होता है कि एक ऐसा साधारण प्रकाश भी कहते हैं इसे, एक ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश
तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में समान होते हैं। तो क्या कहा हमने, इसको समझते हैं डायग्राम से। हमने कहा कोई प्रकाश इस दिशा में चल रहा है। अब इस दिशा में जब प्रकाश चल रहा है, ये प्रकाश के चलने की हम कह सकते हैं डायरेक्शन है, दिशा है। तो जो प्रकाश में हम कहेंगे वैद्युत सदिश होते हैं, उस वैद्युत सदिश को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारा वैद्युत सदिश, ये जो हमने तीर के निशान बनाए हैं, इन तीर के निशानों को हम नाम देते हैं वैद्युत सदिश, या आप इसे वैद्युत वेक्टर भी कह लेते हैं, जो कि एक तारे की तरह हमें दिखाई देता है। तो हम क्या कहेंगे कि एक अध्रुवित प्रकाश या एक साधारण प्रकाश से तात्पर्य यह है कि जिसमें कि प्रकाश के वैद्युत सदिश तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत या लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से रहते हैं। तो यदि प्रकाश इधर चल रहा है तो इसके अभिलंबवत जितनी भी दिशाएं हैं उन सब में वैद्युत सदिश समान रूप से रहते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रकाश होता है, इस प्रकाश को हम नाम देते हैं साधारण या अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश। तो मुझे लगता है समझ में आ गए कि एक ऐसा प्रकाश जिसमें तरंग संचरण की दिशा या प्रकाश संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी दिशाओं में वैद्युत सदिश समान रूप से उपस्थित रहते हैं, ऐसा प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब बात आती है कि ध्रुवित प्रकाश क्या हुआ। ध्रुवित प्रकाश का अर्थ है कि यदि हम किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से, वह तरीका यहां पर पूछा गया है कि कौन कौन से तरीके होते हैं, तो एक तो हम कह सकते हैं द्विवर्णकता का तरीका होता है, और एक हम कहते हैं दूसरा होता है हमारा अपवर्तन का भी तरीका होता है। तो कई सारे मेथड हैं। तो यदि किसी भी, या हम कह सकते हैं कि किसी टूरवेलिन क्रिस्टल से हमने पास कर दिया, तो वो सब तरीके हैं अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए। तो बात यह आती है कि आखिर ध्रुवित प्रकाश होता क्या है। जब इस अध्रुवित प्रकाश को, जिसमें कि वैद्युत सदिश तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से उपस्थित हैं, जब ऐसे प्रकाश को किसी भी तरीके से इस रूप में परिवर्तित किया जाए कि अब जो प्रकाश जा रहा है, जो तरंग संचरण की या प्रकाश के संचरण की दिशा है, अब जो वैद्युत सदिश हैं वह तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत किसी एक ही दिशा में स्थित हों। कौन से? वैद्युत सदिश। अब वैद्युत सदिश सब दिशाओं में समान रूप से नहीं है, तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत केवल एक दिशा में स्थित हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रकाश होता है वह हमारा कहलाता है ध्रुवित प्रकाश। इसका अर्थ यह हुआ कि बाकी जितने ये वैद्युत सदिश थे, इन सबको किसी तरीके से हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो यह अब जो हमारा प्रकाश है ये कहलाता है ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश कहलाएगा? ध्रुवित प्रकाश। अब यह तो तब है कि जब तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत इस तरीके से ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और ये हमारे व्हाइट बोर्ड के पृष्ठ पर स्थित है, तब तो ये ऐसा दिखाई देगा। लेकिन यदि यह तरंग संचरण की दिशा है और यह जो वैद्युत सदिश हैं ये तरंग संचरण की दिशा के ऐसे में स्थित हों, देखिए ऐसे में स्थित हों, यानी कि ये ऐसे चल रहा है और सदिश ऐसे में है अभिलंबवत, तो इस प्रकार के प्रकाश को ऐसे हम डॉट डॉट करके प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसको हम यहां पर ऐसे ऐसे करके प्रदर्शित कर सकते थे, वैसे इस प्रकाश को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों तरीके का जो प्रकाश है यह हमारा क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, जिसमें वैद्युत सदिश तरंग संचरण की दिशा के सभी दिशाओं में समान रूप से स्थित हों, जब ऐसे प्रकाश को किसी एक मेथड के द्वारा ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है, तो केवल तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत केवल एक दिशा में वैद्युत सदिश उपस्थित रह पाते हैं, बाकी सारे वैद्युत सदिश क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, और इस प्रकार का प्रकाश क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब है कि ये कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की दो विधियां, तो लिखते हैं दो विधियां
दो विधियां, एक तो होती है हमारी जिसे हम कहते हैं अपवर्तन, अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना। पहला मेथड तो हमारा ये है। और दूसरा हमारा होता है जिसे हम कहते हैं द्विवर्णता, द्विवर्णता द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना। तो मुझे लगता है अब आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, दूसरे के तो केवल हमें नाम ही बताने थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण होने की शर्तों का उल्लेख कीजिए। पहली बात है कि इस व्यतिकरण होता क्या है। व्यतिकरण अध्यारोपण की एक विशेष स्थिति है। अध्यारोपण का अर्थ होता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी एक ही माध्यम पे चलती है, तो माध्यम के किसी एक कण पर जब एक से अधिक तरंगे एक ही क्षण पर जाती है, पास होती है, तो उस कण का जो विस्थापन होता है वह उन तरंगों द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन के बराबर होता है। और इसी में हम जब एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं व्यतिकरण, तो व्यतिकरण का अर्थ है जब कला संबद्ध स्रोत से, यानी कि एक ऐसी स्रोत जिससे कला संबद्ध तरंगे निकल रही है। कला संबद्ध का अर्थ है कि उनके बीच का कलांतर क्या है, नियत है, और हम एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लेते हैं। और दूसरी बात होती है इनके आयाम और आवृत्ति भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यदि कुछ कंडीशन लें, कला संबद्ध स्रोत लें, उनके आयाम बराबर हो, उनकी आवृत्ति बराबर हो, दोनों एक ही दिशा में और एक ही रेखा पर चल रही हो, तो उस रेखा पर स्थित माध्यम के विभिन्न कणों पर जो परिणामी तीव्रता होती है वह उन दोनों तरंगों के आयामों के योग तथा अंतर के बराबर होती है। तो जहां पर परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगी, वहां हम कहेंगे कि जो व्यतिकरण हो रहा है उसे हम नाम देते हैं समपोषी व्यतिकरण। और जहां पर परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होती है, वहां पर जो व्यतिकरण होता है उसे हम नाम देते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ में हम जानते हैं तीव्रता का सूत्र होता है I बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, जहां I परिणामी तरंग की तीव्रता है किसी बिंदु पर, a1 पहली तरंग का आयाम है, a2 दूसरी तरंग का आयाम है, और cos फाई क्या है, उन दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है। तो व्यतिकरण आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमें तीव्रता का इसमें सूत्र पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं समपोषी व्यतिकरण की। पहला, समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण की पहली कंडीशन है कि cos फाई का जो मान होना चाहिए वो +1 होना चाहिए। तो जब इसका मान +1 होगा तो देखिए क्या होगा, I बराबर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यानी कि I बराबर हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर होगा। और यहां पर क्या हो रहा है, तीव्रता बढ़ रही है, दोनों तीव्रताओं के योग के वर्ग के बराबर है जो परिणामी तीव्रता उस बिंदु पर, मतलब दोनों तरंगों के आयामों के योग के वर्ग के बराबर परिणामी तीव्रता होगी उस बिंदु पर जहां संपोषी व्यतिकरण होगा। और संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई क्योंकि +1 है, तो कलांतर यानी कि फाई का जो मान होना चाहिए वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डॉट 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 ऐसे होना चाहिए। और साथ ही हम कहते हैं इसमें जो पथांतर होता है, पथांतर का मान होना चाहिए लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा डॉट 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 ऐसे होना चाहिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर इतना और पथांतर इतना होना चाहिए। अब कंडीशन लेते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए। सेकंड है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण का अर्थ है कि जहां पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिले। यदि वो प्रकाश तरंगे होगी तो वहां पर हम कहेंगे एक प्रकार से काले धब्बे बनेंगे, और यदि
प्रकाश तरंगों में संपोषी व्यतिकरण होगा तो वहां पर चमकीली पट्टियां बनेगी, चमकीले प्रकाश के स्पॉट बनेंगे। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन बिल्कुल यही है कि कॉस फाई का मान जो होना चाहिए वो -1 के बराबर होना चाहिए। अब इस सूत्र में यदि -1 रख दें तो क्या हो जाएगा, I = a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 के बराबर हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा a1 माइनस a2 का स्क्वायर। अर्थात उन बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होगी प्रकाश की वह पहली तरंग के आयाम और दूसरी तरंग के आयामों के अंतर के वर्ग के बराबर होगी विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर। तो इसका अर्थ है जब cos फाई का मान -1 है तो जो कलांतर होना चाहिए जिसको हम फाई से प्रदर्शित कर रहे हैं उसका मान होना चाहिए, ये होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके से होना चाहिए। और जो पथांतर होगा, पथांतर का जो मान होना चाहिए वो होना चाहिए जैसे यहां पर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा था, यहां होता है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से जो प्रश्न में पूछा गया था प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, ये आप कर सकते हैं। संपोषी विनाशी व्यतिकरण होने की शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो यह उसकी शर्तें हैं कि संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान +1 होना चाहिए जिससे तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। इसके लिए कलांतर का मान इतना होना चाहिए और पथांतर का मान इतना होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान -1 होगा तो तीव्रता a1 माइनस a2 का स्क्वायर हो जाएगी जो कि विनाशी व्यतिकरण को शो करती है। कलांतर फाई का मान पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन होना चाहिए। इसी प्रकार पथांतर का मान λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन होगा। तो इस प्रकार से हम संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं।